बात बहुत पुरानी नहीं है। 2011 में एक पिक्चर आई थी रानी मुखर्जी स्टारर नो वन किल्ड जेसिका। आज की जेनजी को शायद ये जानकारी भी ना हो कि जेसिका कौन थी। खैर, आपको जेसिका को याद करने में दिक्कत है तो हम आपको एक मामला बताते हैं। हु किल्ड आरुषि? जी हाँ, नोएडा का मशहूर आरुषि तलवार मर्डर केस, जिसकी लाश उसके अपने ही घर में मिलती है। घर अंदर से बंद होता है और उस घर के अंदर और कोई नहीं, उसके अपने मम्मी पापा होते हैं, लेकिन उसके हत्यारों का भी कोई पता नहीं चलता। आप सोच रहे होंगे, भला हम आज ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? जी हाँ, इससे पहले हम आज के मुद्दे पर आए, आपको चंद मिसाल देना जरूरी है। ये बताने की भी जरूरत है कि हमारा कानून कितना लचर है, जिसे लाशें तो दिखती हैं पर सबूत के अभाव में दोषियों के चेहरे धूमिल दिखते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुदित मंगल और आप देख रहे हैं द खटका। 11 जुलाई 2006 की शाम मुंबई के लोकल में महज 11 मिनट के भीतर 7 अलग अलग स्थानों पर बम धमाके हुए। इस धमाकों में 189 यानी 189 लोगों की जान चली गई, जबकि 827 से अधिक यात्री घायल हुए। सीरियल ट्रेन ब्लास्ट की लंबी जांच के बाद इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि 15 को फरार घोषित किया। जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया। नवंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल हुई। इसके बाद 2015 में ट्रायल कोर्ट में 12 आरोपियों को दोषी ठहराया। इनमें से 5 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 7 को उम्र कैद मिली। इसके बाद मामला ऊपर की अदालत यानी हाई कोर्ट में पहुंचा और यहां जाकर पूरा का पूरा मामला ही पलट गया। कोर्ट ने माना ब्लास्ट तो हुआ, लोग मरे, जिनको आरोपी बनाया उनका अपराध साफ नहीं है। कोर्ट ने कहा, अभियोजन द्वारा पेश किए गए लगभग सभी गवाहों के बयान अविश्वसनीय पाए गए। विशेष रूप से जिन टैक्सी ड्राइवरों या अन्य चश्मदीदों ने आरोपियों की पहचान की थी, उनके बयानों पर कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ब्लास्ट के करीब 100 दिन बाद किसी आम व्यक्ति का किसी संदिग्ध को याद रखना स्वाभाविक नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस ने जिन सबूतों की बरामदगी दिखाई, कोर्ट ने उसको भी गैर जरूरी बताते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन यह साबित नहीं कर सकी कि धमाके में किस तरह के बम का इस्तेमाल हुआ था। तब ऐसी बरामदगी का क्या महत्व रह जाता है? हाईकोर्ट के आदेश को आसान तरीके से 4 पॉइंट में समझते हैं। सबूत, गवाहों के बयान और आरोपियों में से जो बरामद किया गया वे उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। बम बनाने के लिए जो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया, उनकी रखरखाव ठीक नहीं था। सबूतों की सीलिंग भी खराब थी। अभियोजन पक्ष अपराध में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार को भी रिकॉर्ड में लाने में विफल रहा। आरोपियों के जो बयान लाए गए, उन्हें देखकर लगता है कि ये जबरदस्ती रिकॉर्ड करवाए गए हैं। बम ब्लास्ट में जिन 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उनके नाम है कमाल अहमद अंसारी, तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद फैजल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख आलम शेख, मोहम्मद साजिद अंसारी, मुजम्मिल शेख, सोहेल महमूद शेख, जामिर अहमद शेख, नाबीद हुसैन खान और आसिफ खान। सभी पर आरोप था कि उन्होंने खार, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, बोरावली, माटुंगा और मीरा भाईंदर रेलवे स्टेशन के पास प्रेशर कुकर ब्लास्ट करवाया। इसके लिए उन्होंने आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और किलो से विस्फोटक बनाए, जिन्हें 7 प्रेशर कुकर में रखकर टाइमर के जरिए उड़ाया गया था। मगर अफसोस, अब इन 189 निर्दोष लोगों के हत्यारों का अब कभी पता नहीं चल सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पहली बार ही हुआ है जब कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को छोड़ा। चलते चलते एक नजर उन मामलों पर भी डाल लेते हैं जो हाई प्रोफाइल के साथ साथ आज तक अनसुलझे हैं, जिनके कातिलों का अब शायद कभी पता नहीं चलेगा। जिसमें से लास्ट वाला केस तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आरुषि तलवार डबल मर्डर केस, 2008, नोएडा, उत्तर प्रदेश। 14 साल की आरुषि तलवार अपने घर में मृत पाई गई। अगले दिन उसके नौकर हेमराज का शव भी घर की छत पर मिला। शुरुआत में पुलिस ने आरुषि की हत्या में हेमराज को संदिग्ध माना था, लेकिन बाद में जांच की दिशा ही बदल गई। आरुषि के माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार पर शक गया। 2013 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया और असली कातिल का आज तक कोई पता नहीं चला। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस, 2014, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर दिल्ली के लीला पैलेस में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। उनकी मौत से एक दिन पहले शशि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच ट्विटर पर विवाद हुआ था। शुरू में इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम में शरीर पर चोटों के निशान और दवाइयों की ओवरडोज की बात सामने निकल कर आई। शशि थरूर पर भी शक रहा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने इसे हत्या का मामला माना,
लेकिन इसमें भी कातिल की पहचान नहीं हो सकी। शीना बोरा मर्डर केस 2012 मुंबई महाराष्ट्र। शीना बोरा की हत्या उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी द्वारा की गई। शीना का शव 2012 में जंगल में जला हुआ मिला, लेकिन मामला 2015 में खुला जब इंद्राणी के ड्राइवर ने कबूल किया कि उसने लाश को ठिकाने लगाया था। इंद्राणी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर प्रमुख संदिग्ध थे। इंद्राणी ने खुद को बेकसूर बताया। इंद्राणी जमानत पर बाहर है, लेकिन ट्रायल अभी भी चल रहा है। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हत्या में और कौन कौन शामिल था। चंद्रशेखर प्रसाद हत्या 1997 सिवान बिहार। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और उभरते नेता चंद्रशेखर प्रसाद की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी लोकप्रियता कुछ नेताओं को खटक रही थी। उस वक्त के आरजेडी के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर शक था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों को सजा हुई, लेकिन असली साजिशकर्ता का पता नहीं चल सका। राजनीतिक हत्या का यह मामला आज तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है। ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड 1975 समस्तीपुर बिहार। तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की एक बम धमाके में मौत हो गई। यह आपातकाल से पहले का बड़ा हत्याकांड था। जांच में कई संदिग्ध सामने आए, लेकिन सीबीआई कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। 40 साल तक चली जांच के बाद भी मुलजिम रिहा हो गए। राजनीतिक साजिश का शक रहा, लेकिन कातिल आज भी आजाद हैं। यह भी नहीं पता कि आज के समय उनमें से कोई जिंदा भी है या नहीं। रिजवानुर रहमान मर्डर केस 2007 कोलकाता पश्चिम बंगाल। रिजवानुर रहमान ने उद्योगपति अशोक टोडी की बेटी प्रियंका से शादी की थी। उनकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली, जिससे पहले आत्महत्या कहा गया। टोडी परिवार पर ओनर किलिंग का आरोप लगा, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। सीबीआई जांच हुई, लेकिन कातिल का पता नहीं चल सका। सामाजिक दबाव और प्रभाव का यह मामला आज तक अनसुलझा है। प्रद्युम्न ठाकुर मर्डर केस 2017 गुरुग्राम हरियाणा। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की बाथरूम में गला रेतकर हत्या कर दी गई। इससे पहले बस कंडक्टर को पकड़ा गया, फिर 11वीं कक्षा के छात्र पर शक गया। सीबीआई ने छात्र को आरोपी माना, लेकिन सबूत कमजोर रहे। असली कातिल का पता नहीं चला। स्कूल में सुरक्षा और जांच की खामियों ने इसे रहस्यमय बना दिया। आज भी इस मामले में कातिल का कोई सुराग नहीं है। नीरज ग्रोवर मर्डर केस 2008 मुंबई महाराष्ट्र। टीवी प्रोड्यूसर नीरज ग्रोवर की हत्या अभिनेत्री मारिया और उनके प्रेमी एमिल जेरोम मैथ्यू ने की। शव को काटकर ठिकाने लगाया। मारिया और जेरोम को सजा हुई, लेकिन मारिया रिहा हो गई। यह सवाल बना हुआ है कि क्या कोई और भी शामिल था। लव ट्रायंगल से जुड़ा यह मामला आज भी चर्चा में है। राजीव दीक्षित की संदिग्ध मौत 2010 भिलाई छत्तीसगढ़। राजीव दीक्षित, जिन्हें भारत में स्वदेशी आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, ऐसा बताया गया। लेकिन उनकी मौत के बाद जो परिस्थितियां सामने आई, उन्होंने इस घटना को एक रहस्य बना दिया। रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर पर नीले निशान पाए गए, जो सामान्य हृदय गति रुकने की स्थिति में नहीं होते, जिससे लोगों ने उन्हें जहर दिए जाने की आशंका जताई। उनके समर्थकों और स्वदेशी आंदोलन से जुड़े लोगों का मानना है कि यह सुनियोजित हत्या थी, क्योंकि राजीव दीक्षित ने कई बार अपने भाषणों में कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो यह हादसा नहीं, साजिश समझी जाए। उन्होंने अपने प्रभावशाली भाषणों से विदेशी कंपनियों, कोल्ड ड्रिंक्स, एलोपैथिक दवाइयों और उपनिवेशीय शिक्षा प्रणाली के खिलाफ लाखों लोगों को जागरूक किया था, जिससे उनकी लोकप्रियता और प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा था। ऐसे में कहा जाता है कि उनकी बढ़ती ताकत और जन समर्थन कई कॉरपोरेट और राजनीतिक ताकतों के लिए खतरा बन चुका था। उनकी मौत के बाद ना तो कोई गंभीर जांच हुई, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया, और मुख्य धारा मीडिया ने भी इस पर चुप्पी साधे रखी। ना कोई एफआईआर, ना कोई सीबीआई जांच और ना कोई एसआईटी, और ना ही किसी को अब तक दोषी ठहराया गया। ऐसे में आज भी लाखों लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या भारत के एक सच्चे देशभक्त की मौत केवल एक हादसा थी या एक गहरी साजिश का नतीजा। आपको वो कानून की देवी जरूर याद होगी, जिसके हाथ में तराजू और आंखों पर पट्टी होती है, और शायद उसी पट्टी के चलते देवी को पीड़ित परिजनों का दर्द और उनकी आंखों में न्याय का इंतजार नजर नहीं आता। ना ही उनकी आंखों में सूख चुके आंसुओं का नमक दिखता है। उसके कानों तक पहुंचती है वो न्याय की गुहार, जो अदालत के कमरों तक पहुंचते पहुंचते मंद पड़ जाती है। अगर आपको लगता है कि 189 निर्दोष लोगों की मौत के बाद भी जब कोई दोषी नहीं मिला तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी हार है, तो इस खटके को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि सवाल सिर्फ उठे नहीं, गूंजे भी। और अगर आपकी आंखों में अब तक सिस्टम पर गुस्सा है और दिल में न्याय की उम्मीद बची है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि ये मुद्दा कहीं दब ना जाए। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द खटका को, और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं, खटका मिलता है।